Welcome back, students, with our second part of the lesson, the nationalism, the rise of nationalism in Europe. ये हमारा सेकंड पार्ट है, जहां पर हम लोग आज जो टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन हम पढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। ठीक है। जो पहला पार्ट था, ठीक है, आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग ये क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन डील कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो और उनका जन्म कब हुआ, और फिर से उनके जो चार प्रिंट उन्होंने बनाए थे, उसमें फर्स्ट प्रिंट के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से बातें की थी। और हम आज बढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कह रहा है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, है ना, जो राष्ट्रवाद की जो प्रथम और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो ये जो अभिव्यक्ति थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में नजर आई। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज है, जैसा कह रहा है कि फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कह रहा है कि जैसा कि आपको याद होगा, है ना, कि जो फ्रांस था वो 1789 में जो एक बहुत ही मतलब कि निरंकुश जो राजतंत्र था उसके अधीन था। ठीक है। उसके कंट्रोल में था, है ना। संपूर्ण जो उसका पूरा जो टेरिटरी था, पूरे भाग पर, है ना, निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है। एब्सोल्यूट वर्ड का भी आप लोगों को मीनिंग बताया जा चुका है। ठीक है। और मोनार्क तो आप समझते होंगे कि राजतंत्र, राजा का जो सिस्टम होता था उसको मोनार्कियल सिस्टम कहते थे। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। अच्छा, जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, उस रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहां की राजनीतिक शक्ति थी, है ना, या राजनीतिक बदलाव थे, जो संवैधानिक बदलाव थे, वो वहां के जो राजतंत्र था, जो राजा था, उसके हाथों से वो कहाँ चलाया बेटा? फ्रेंच सिटीजन के लोगों के हाथों में चलाया। मतलब कि अब यहाँ पर राजा का अधिकार न होकर किसका अधिकार होना शुरू हो गया था? जनता का अधिकार होना। ठीक है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये जो रिवॉल्यूशन है जो फ्रांस में हुई, तो वो उसकी जो घोषणा थी, उसका जो मान के चलिए एक तरह का जो शपथ था, उसमें ये कहते हैं कि अब राष्ट्र का जो गठन होगा, है ना, उसकी नियति जो है, जो आने वाले समय में क्या होगा, क्या करेंगे, ये जो बातें हैं वहां पर, ये बातें कौन तय करेगा? वहां के लोग तय करेंगे, वहां के लोग तय करेंगे, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्रांस के लोग बदलाव चाहते क्यों थे? क्या वहां का जो मोनार्कियल सिस्टम था, राजतंत्र था, क्या वहां की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, या उसकी आवश्यकताओं को वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे? हालांकि एक चीज तो स्पष्ट है बेटा, कि कहीं ना कहीं फ्रेंच पीपल जो लोग थे, जो आम जनता थी, उसकी देखभाल सही ढंग से नहीं की जा रही थी। जो राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है, वो सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा होगा। जो वहां कानून होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तभी जाकर प्रजा विरोध करना शुरू करती है। शायद ऐसा ही हुआ होगा फ्रांस में भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। अच्छा, शुरू से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसे अनेक काम किए, है ना, ऐसे अनेक कदम उठाए, ऐसे अनेक जो बदलाव लाए, ठीक है, जो एक सामूहिक पहचान की भावना को पैदा कर सकती थी। अब यहाँ कॉलेक्टिव आइडेंटिटी की क्या जरूरत थी उनके बीच में? देखिए सर जी, सीधी सीधी बात है कि जब कहीं ग्रुप में लोग रह रहे होते हैं और वो उनके अंदर यूनिटी नहीं होती है, अलग थलग पड़े हुए रहते हैं, चाहे धर्म के नाम पे अलग अलग हो, जाति के नाम पे अलग अलग हो, भाषा के नाम पे अलग अलग हो, क्षेत्र के नाम पर अलग अलग हो, तो अगर उनके पास कोई समस्या खड़ी होती है, तो वो उस समस्या का निदान नहीं निकाल पाते हैं।
या जो प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी क्षेत्र में, ठीक है, और वो प्रॉब्लम ऐसी है कि उस समाज के लोगों को या समाज के एक व्यक्ति को भी क्या कर रही है, और परेशान कर रही है, या जो उसको और लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों को आपस में क्या होना होता है, मिलना होता है। लोगों को अपनी यूनिटी बनानी होती है बेटा। क्या बनाना होता है? यूनिटी बनानी होती है। अब यूनिटी कब आएगी? यूनिटी कब आएगी? यूनिटी आएगी कॉलेक्टिव आइडेंटिटी से। और कॉलेक्टिव आइडेंटिटी कब होगी? जब एक क्षेत्र में रहते हो, उनको याद दिलाना पड़ता है कि हमारा हिस्ट्री एक जैसा है ना, हमारे लोग एक साथ रहा करते थे, तब जाकर उनके अंदर कॉलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जन्म लेती है। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, ठीक है, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री का मतलब यहां देखिए फादरलैंड दिया हुआ है, ये याद रखिएगा कि ला पैट्री मीन्स क्या होगा, ले सिटी ऑन, यानी कि सिटीजन या वहां के नागरिकों को इंडिकेट कर रहा है। एम्फेसिस द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ के लोगों के मन में क्या बातें चल रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। संविधान मतलब ऐसा नियम कानून जो सभी लोगों के लिए क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब यहां पर जो है, अब लोगों को पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। A new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard। अच्छा, जो पहले राजतंत्र को, राज घराने को इंडिकेट करने के लिए एक जो राजा का अपना एक पहचान था, जो झंडा था, उसके जगह पर ट्राई कलर लाया गया, ठीक है। यहां भी ट्राई कलर का मतलब क्या हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे राजा के झंडा के जगह पे लोगों ने अपने झंडे को लाया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, ठीक है, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, ठीक है। तो वो स्टेट जनरल जो था, उसका इलेक्शन हुआ, स्टेट जनरल का इलेक्टेड हुआ वहां के एक्टिव सिटीजन के द्वारा। तो यहाँ एक्टिव सिटीजन है क्या बेटा? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ एक्टिव सिटीजन है क्या। इसको देखिए, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि एक्टिव सिटीजन किसको कहते थे उस टाइम में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक्टिव सिटीजन हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए, एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन किसको कहते थे, ठीक है। तो यहां पर है क्या, द मेन, यहां पुरुषों की बात हो रही है, द मेन हु, ठीक है, वर द मेन हु वर अबव 25 ईयर्स, यानी कि जो व्यक्ति, पुरुष है ना, पुरुष याद रखना, पुरुष। एक्टिव सिटीजन्स में महिलाओं को जगह नहीं दी गई थी, है ना, पुरुष। और जिनकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है, ऑफ एज, राइट, एंड पेड टैक्सेस, राइट, पेड टैक्सेस, वो टैक्स देते थे, है ना, टैक्स चुकाते थे। कितना भैया? इक्वल टू, राइट, इक्वल टू एटलीस्ट, कम से कम कितना देना पड़ता था उनको टैक्स? 3 डेज, राइट, ये भी याद रखेंगे, 3 डेज, है ना, वर्थ वर्थ ऑफ वेजेज, ऑफ अ लेबरर, राइट। तो उनको कहा जाता था क्या? एक्टिव सिटीजन। क्या कहा जाता था? एक्टिव सिटीजन। और यही लोग क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। इन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। और इन्हीं लोगों ने बेटा क्या किया? स्टेट जनरल का चुनाव किया। और फिर उसके बाद उस स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दी गई, ठीक है। न्यू हाइम्स वर कंपोज, जो नए नए गीत भजन थे, है ना, देशभक्ति गीत थे, उसको तैयार किया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया? ओथ टेकन, शपथ ली गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया? मार्टर्स कमेमोरेटेड, और शहीदों का क्या किया गया? गुणगान किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ये सारे काम किसके लिए किए गए? तो उस फ्रांस के लिए किए गए, ठीक है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। उस क्षेत्र के अंदर, जितने दूर में फ्रांस फैला हुआ था, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर यूनिफॉर्म लॉ को लागू किया गया सभी सिटीजन के लिए, ठीक है। और फिर क्या किया गया? इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो थे, आंतरिक जो व्यापार के लिए जो कर लगाए गए थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो आयात निर्यात जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है,
ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स वाज अडॉप्टेड, है ना, मापन का और जो तौल की जो इकाई थी उसको इक्वल किया गया, उसको यूनिफॉर्म सिस्टम सभी जगह एक जैसा लागू किया गया, है ना। अभी मान के चलो आप जिस क्षेत्र में रहते हो, अब वो क्षेत्र मान के चलो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, अब इतना ही बड़ा नहीं है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये कोई जगह है ए, ये कोई जगह है बी, ये कोई जगह है सी। अब यहाँ पर आपका 1 केजी का वैल्यू अलग, यहाँ पर 1 केजी का वैल्यू अलग, यहाँ पर 1 केजी का वैल्यू इसी क्षेत्र के अंदर। तो बताइए बिजनेस करने में, ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी ना। तो वो इस तरह का काम किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, स्थानीय जो भाषाएं थी उसको कम बल दिया गया, उसको कम महत्व दिया गया। और जो फ्रेंच वहां की जो लैंग्वेज थी, है ना, वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज इन द नेशन। और फ्रेंच लैंग्वेज को हर जगह प्रभावी बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, राइट, दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी। जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा मिशन है, ये क्या है, डेस्टिनी है, किसका, फ्रेंच नेशन का, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो ये फ्रांस के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लोगों को आजाद कराना चाहते थे, किससे, डेस्पोटिज्म से। किससे, डेस्पोटिज्म से, मतलब कि डेस्पोटिज्म यहां पर जो है वो एक तरह का एक सिस्टम है। डेस्पोटिज्म जो है, निरंकुश कह सकते हैं, वो जो लोगों को सरप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह के शासन से, उस तरह के मतलब कि समय से उनको बाहर निकालना था, ठीक है। वहां से उनको बाहर निकालने का ये लोग काम करना चाहते थे कि नहीं भैया तुमको तानाशाही लोगों के बीच में नहीं रहना है। यहाँ हम एक ऐसा मतलब कि नियम कानून बनाएंगे जहां पर मतलब कि हर चीज जो है सब लोगों के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। जहां पर कोई भी जनता, कोई किसी भी जनता से, कोई भी लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, सब लोग मिलजुल कर और प्रेम से रहेंगे, ठीक है। when the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब ये फ्रांस की घटना यूरोप के अन्य जगहों पर पहुंचने लगी, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। अब देखो जैकोबिन क्लब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। किसने सेटअप किया, स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाना शुरू कर दिया। क्लब और डांस पार्टी वाली नहीं, ये क्लब वैसी क्लब थी जहां पर लोग बैठकर विचार विमर्श किया करते थे कि समाज कैसा हो, सोसाइटी कैसा हो, देश कैसा हो, है ना, इस तरह का चीज है। देयर एक्टिविटीज एंड कंपेगन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन द 1790s। 1790 के समय तक जो ये जो जैकोबिन क्लब वगैरह बना, तो ये जैकोबिन क्लब ने एक रास्ता दिया, रास्ता क्लियर कर दिया फ्रेंच आर्मीज के लिए, जो कि इंग्लैंड, हॉलैंड गई, सॉरी हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई और बहुत सारे इटली के क्षेत्रों में भी, है ना। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। तो जब ये रिवोल्यूशनरी वार्स होने लगे तो ये जो सैनिक थे, फ्रांसीसी सेनाएं थे, अब ये क्या करने लगे कि जो नेशनलिज्म का जो विचार है, आइडिया है ना, उसको और भी नेशनलिज्म अबॉर्ड, मतलब कि दूसरे देशों में ले जाकर इस चीज को फैलाना शुरू कर दिया। मतलब इनका सीधा सीधा क्या उद्देश्य था, लोगों को ये बताना, लोगों को ये समझाना कि क्या सही है और क्या गलत है, आने वाली जनरेशन क्या चाहेंगी, है ना। और याद रखिए कि बदलाव लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। घर पे आप बैठे बैठे ट्विटर पर बदलाव नहीं ला सकते हैं। आज देखो भारत में क्या कंडीशन है, अब दूसरे देशों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इंडिया के बारे में क्या है। अब देखियो इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलना शुरू कर देंगे, ट्विटर ट्विटर खेलना शुरू कर देंगे, फेसबुक फेसबुक खेलना शुरू कर देंगे। आज कोई बहुत बड़ा गुनाह होगा, लोग कैंडल मार्च लेकर निकल जाएंगे। साहब बदलाव ऐसे नहीं होगा, बदलाव किसी भी कीमत पर इस तरह से नहीं हो सकता है ना। लोग कहते हैं कि अपने ही देश को ले लो, आपका हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छा था सर, जो पहले के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा आपके देश के लिए काम किया है। आज लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका डेडिकेशन, जो डिवोशन है, बहुत कम लोगों का ही अपने देश के प्रति है ना। आप समाज के अंदर से बुराई कैसे करें, ये समाज है आपका, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको कोई बुराई खत्म करनी है तो सर जी ऐसे नहीं होगी। हर व्यक्ति जब तक ये डेडिकेटेड नहीं होगा कि नहीं हमको ये काम करना है, तब तक वो समाज से बुराई जा ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये लोगों ने मिलकर काम किया और कोई भी इतिहास एक दिन में नहीं रचा जा सकता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत
कड़ी प्रतिस्पर्धा, लगन होती है, तब जाकर कोई इतिहास रचता है। फ्रांस के लोगों ने भी, है ना, वहां के लोगों को ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना, अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज जो आप ये किताब उठाते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो बेटा, ये इतना आसान नहीं था, है ना। ये जो राइटर्स है, ये जो चीजों को लिखते हैं, इनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर उस टाइम का है जब यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना, जब वियना में बैठक हुई थी 1815 के समय में, उस समय। ठीक है, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो नेपोलियन के अंदर जो भी क्षेत्र थे, है ना, फ्रांस में भी उसने बहुत सारे सुधार किए थे। तो जिन जिन क्षेत्रों में वो गया, उन क्षेत्रों में उसने क्या किया, वहां पर सुधार करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां देखते हैं, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अब नेपोलियन के टाइम में वापस मोनार्की सिस्टम आया, तो इसमें कोई ये आश्चर्य की बात नहीं कि उसने डेमोक्रेसी को फिर से बर्बाद कर दिया फ्रांस के अंदर। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन देखो हर सिक्के का दो पहलू होता है ना, हर चीज के पीछे निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा। तो उसने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उसने सुधार किया। इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। द सिविल कोड, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड भी इसको कहा जाता है 1804 का, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म से मिले अधिकारों को उसने नष्ट कर दिया, बोला कि भैया ऐसा नहीं, आपके अंदर मेरिट होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपको कोई अधिकार मिलेगा। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सबको एक समान रखा। सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो संहिता था, नेपोलियनिक संहिता या सिविल कोड संहिता कहा जा सकता है। ठीक है, तो और भी उन क्षेत्रों में गया जहां पर फ्रेंच का कंट्रोल था। इन द डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, ठीक है, प्रशासनिक जो स्तर थे उसमें सुधार लाया। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडन एंड मेनोरियल ड्यूज। उसने फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया, हटाया। अब देखो बेटा यहां पर फ्यूडल सिस्टम है क्या, है ना, आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि भैया फ्यूडल सिस्टम है क्या। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम जो है बेटा, फ्यूडल सिस्टम को बोलते हैं सामंतवादी। ठीक है, सामंती व्यवस्था क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम जो होता है वो होता है सामंती व्यवस्था। ठीक है, कह रहा कि फ्यूडलिज्म जो था, अभी लिखी देता हूं, आप भी नोट कर लेना। ठीक है, फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम, वॉज अ सिस्टम, राइट, एक प्रथा थी, एक तरह का सिस्टम था, इन विच पीपल, इन विच पीपल वर गिवन लैंड, वर गिवन व्हाट, लैंड, उन्हें जमीन दी जाती थी। एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल, एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल, राइट, पीपल ऑफ हायर रैंक, of higher rank, and worked and fought for, and worked and fought for them in return, right। तो ये जो चीजें हैं, ये फ्यूडल सिस्टम था जहां पर लोगों को जमीन दी जाती थी और उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। इनके बदले में उनके लिए, ये जो लोग थे उनको उनके लिए काम करना पड़ता था, उनके लिए लड़ना पड़ता था। तो एक तरह का एक सिस्टम था। ठीक है, और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूडल वर्ड है वो फ्यूड वर्ड से आया है। ठीक है, फ्यूड वर्ड से आया है। इसमें क्या होता है कि फ्यूड का मतलब क्या है ये समझ लेंगे, एक भूमि का ऐसा भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर, ठीक है, और सामंत के द्वारा लोगों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम था एक तरह का। और फ्यूडल वर्ड जो आया था वो किस वर्ड से आया था, फ्यूड वर्ड से आया था। ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। शहरों में क्या कर दिया गया था, जो आर्टिजन्स थे,
है ना, जो ट्रेडर्स थे उनके व्यापार करने पर जो कर टैक्स लगाया जाता था उनको समाप्त कर दिया गया था। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है? अब देखो, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है ये रेफर्स टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, राइट? रेस्ट्रिक्शंस थे एक तरह का, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, लगाए गए थे, ठीक है, इम्पोज्ड ऑन द एसोसिएशंस, है ना, ऑन द एसोसिएशंस, ठीक है। कैसे एसोसिएशंस? जो ट्रेड वगैरह के थे, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेड के थे, मैन्युफैक्चरिंग थे, उन पर लगाए गए थे, ठीक है। तो उनको इसने क्या कर दिया था? हटा दिया था कि नहीं भैया, आप खुलकर एकदम फ्री होकर आप व्यापार कीजिए, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया गया। पीजेंट्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, जो किसान थे या कारीगर थे, ठीक है, जो व्यापारी थे, वो उनको बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। enjoyed a few newfound freedom. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another. ये जो है, जब इस तरह के सुधार होने लगे तो वहां के लोगों को, है ना, जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनको लगा कि अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी चीज है और आने वाले समय में जो है, मतलब कि जो व्यापार करने में बड़ी बहुत अच्छी सहूलियत होगी, है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैपिटल जो होंगे, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये आसान हो गया अब, ठीक है। हाउ एवर इन द एरियाज ऑफ कनकर्ड, जिन क्षेत्रों में इसने जो जीते थे नेपोलियन है, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूलर वर मिक्स्ड। तो वहां के लोगों के जो विचार थे वो थोड़ा सा मिले जुले हुए टाइप के थे। मतलब कुछ लोगों के अनुसार ये अच्छा था, कुछ लोगों के अनुसार ये अच्छा नहीं था। इनिशियली, प्रारंभ की अगर बात करें शुरू में, इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सोवा, द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि अरे भैया, ये तो हमारे आजादी के दूत हैं, हमारी जिंदगी एकदम से बदलने आए हैं। बट द इनिशियल इंटरेस्ट सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन धीरे धीरे वो शत्रुता में बदलने लगी। लोगों के मन में डर, भय, क्रोध इन लोगों के प्रति उत्पन्न होने लगा। एंड इट बिकम क्लियर, एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन जो ये सुधार हो रहे थे वो किसी और दिशा में ही जाना शुरू हो गया। लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम से, है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम से कोई लेन देन नहीं रह गया था। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब समझिए, सेंसरशिप का मतलब कि कोई न्यूज़पेपर है, राइट, कोई न्यूज़पेपर है, अब समाज में होने वाली घटनाओं को सही सही लिखना चाहता है, उस पर क्या लगा दिया गया? सेंसरशिप। भैया, बिना पूछे तुम हमसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ये सेंसरशिप है ना। फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। बाकी यूरोप को नेपोलियन के द्वारा जीतने के लिए फ्रेंच आर्मीज में लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। और लोगों को ये लगने लगा, जल्दी ही समझ में आने लगा कि ये जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं ना, ये इनसे कहीं ज्यादा ये अब इनके नुकसान होने वाले हैं, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी बेटा, हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट थर्ड में। अभी देखेंगे ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहां पर, ये देख रहे हो फिगर 5, है ना। द कुरियर ऑफ ग्रीनलैंड लॉसेज ऑल द ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग, ठीक है। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड, यहां पर एक जो मैसेंजर है उसके किसको इंडिकेट किया जा रहा है? नेपोलियन को। रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, यहां पर नेपोलियन को एज अ पोस्टमैन इंडिकेट किया गया है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस, वो जब वो वापस फ्रांस लौट रहा था, आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपिज, ठीक है, इन 1813। तो वो कब यहाँ का युद्ध हारा था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये साजिश भी जरूर याद रहनी चाहिए, ठीक है। और वो जब यहां से हार कर जब वापस फ्रांस की ओर आ रहा था, ठीक है, तो ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। अच्छा, ये जो बैग में से देख रहे हो, ये जो पत्र गिर रहे हैं, तो ये वो क्षेत्र हैं जो नेपोलियन ने जीते थे। अब तो हार कर उधर से आ रहा था, तो इसका मतलब ये जो लेटर गिर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इसके हाथों से ये सारे क्षेत्र क्या हो गए हैं? निकल गए हैं, ठीक है बेटा। अब एक और फिगर है, ये जो आप फिगर देख रहे हो यहां पर, फिगर 4, ठीक है, इसको समझ लो। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन, ठीक है, जो बेक्रेन जर्मनी में, ठीक है, जो बेक्रेन जर्मनी में एक जगह है जहां पर प्लांटिंग कर रहे हैं लोग ट्री ऑफ लिबर्टी को। तो ये क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर
प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर। ये जो पेंट है वो एक जर्मन पेंटर के द्वारा बनाई गई एक तस्वीर ये जो है, इसका नाम, उनका नाम था कार्ल कास्पर फिट्ज, राइट, ये नाम याद रखेंगे। is the occupation of the town of Jeverkane, right, by the French armies. French soldiers जो हैं recognizable by their blue, white, red uniform, ये जो फ्रेंच आर्मीज देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, जो कि जिन लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं किस किस रंग के, ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट। उन्होंने क्या कर रखी, किसान की एक जो गाड़ी होती है उसको जब्त कर लिया है लेफ्ट साइड में। हरास सम यंग वीमेन, और कुछ जो युवा महिला हैं उनको तंग किया जा रहा है। एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नीज, और एक किसान को क्या किया जा रहा है, उसको अपने घुटनों पर झुकने को मजबूर किया जा रहा है इन आर्मीज के द्वारा, फ्रेंच आर्मीज के द्वारा। द प्लेक बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन which in translation reads take freedom and equality from us। उस जो लिबर्टी का जो ट्री है उस पर लिखा हुआ है एक तख्ते पर कि आप हमसे आजादी और समानता ले लो, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि एक मानवता का आदर्श रूप है। यह जो कह रहा है कि दिस इज अ sarcastic reference to the claim of the French as being liberator who opposed monarchy in the territories they entered। अब ये क्या है कि ये फ्रांसीसियों के इस दावे पर एक व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राष्ट्रतंत्र विरोध का मुक्तिदाता बन जाते थे। तो हुआ उल्टा यहाँ पर, है ना। ये जो फ्रेंच आर्मी थी, इन्होंने जो भी काम किया अपने लाभ के लिए यहाँ पर काम किया, जैसा कि अभी तक आपने इस पैरा में पढ़ा है ना। तो लोगों ने इनको सोचा था कि चलो अब हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसका कुछ समय के बाद उल्टा। ये तस्वीर बहुत ही भयानक जो दृश्य दिखा रही है कि कैसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है, किसानों के साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेरा मानना है कि जिस देश के अंदर जनता के साथ अगर व्यवहार सही नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर उस देश की जो स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, वो स्थिर नहीं रह सकती है। आज नहीं तो कल वहां की जनता बहुत बड़े स्तर पर विरोध करती है, और चाहे सामने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको जड़ से उखाड़ फेंकती है। मिलेंगे हम फिर से न्यू पार्ट में इसी हिस्ट्री के लेसन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।